Hello everyone and welcome back to my channel Easy Learning with मुस्कान। एक ऐसे दौर की कहानी जहां हर कोना गूंज रहा था आजादी राष्ट्रवाद के नारे से। वेलकम टू द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। नेपोलियन की हार के बाद पुराने राजा महाराजाओं ने वापस राजगद्दी संभाली थी एज यू नो, लेकिन कुछ लोग लिबरल नेशनलिस्ट चुप नहीं बैठे। उनका सपना था एक आजाद और एकजुट राष्ट्र बनाने का। To fight against autocracy, secret societies began to emerge. इनसे लड़ने के लिए लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेट ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया था। These groups spread nationalist ideas, especially among students and young revolutionaries. इन ग्रुप्स का मेन एजेंडा था रेवोल्यूशन को बढ़ाना, नेशनलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड करना हर जगह। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड, इस दौरान का सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर था गिसिपी मैज़नी। ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने सपना देखा था इटली को यूनिफाई करने का, रेवोल्यूशन को स्प्रेड करने का। ही वॉज बोर्न इन जिनेवा इन 1807। ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज। उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड की थी, यंग इटली इन मर्सेल्स, यंग यूरोप इन बर्न। तो रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करने के बदले में उनको 24 साल की एज में 1831 में जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि कंजर्वेटिज्म ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो 1830 से 1848 तक यूरोप भर में क्रांतियों की लहर चल रही थी। रेवोल्यूशनरी आइडियाज हर जगह स्प्रेड हो रहे थे। लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स डिमांड करना शुरू कर दिया, नेशनल इंडिपेंडेंस मांग रहे थे और वो चाहते थे कि फ्यूडलिज्म का एंड हो जाए। हम इन रेवोल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज जुलाई रेवोल्यूशन, जो कि जुलाई 1830 में हुआ था फ्रांस में। सेकेंड इज बेल्जियम रेवोल्यूशन, जो कि बेल्जियम में हुआ था। थर्ड इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। एज यू नो, 1815 में कंजर्वेटिव्स द्वारा बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में रिस्टोर किया जाता है, लेकिन लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने उसको हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा तो रहेगा, लेकिन वो सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर करेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था लुइस फिलिपी को। फ्रांस से बहुत सारी कंट्रीज इंस्पायर हो रही थी। बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन का दौर चल पड़ा था। बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में मोनार्की सेटअप थी। इसीलिए बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होना चाहता था। उन्होंने भी विद्रोह किया और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो फ्रांस की तरह अब बेल्जियम भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। अब हम बात करेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। ग्रीस पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, लेकिन अब वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट नहीं रहना चाहते थे, मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे। तो ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 1821 में। लेकिन ये लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ रहे थे, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि ग्रीस को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। इवन बहुत सारे राइटर्स, पोइट्स और आर्टिस्ट भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने अपने राइटिंग के थ्रू, अपने पोएम्स के थ्रू अपना सपोर्ट ग्रीक को दिखाया था। सारे स्ट्रगल के बाद ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया जाता है एक ट्रीटी के अंडर, जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि हुई थी 1832 में, जिसके तहत अब ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से फ्री हो चुका था। अब हम बात करेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। नेशनल फीलिंग्स को जगाने के लिए सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही इनफ नहीं था। इन लोगों को लगा कि हमें कल्चर के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगानी चाहिए। तो तब आया रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मतलब अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, मतलब नेशनल फीलिंग्स को जगाने के लिए, नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए एक कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, जिसमें लोगों के कल्चर को बेस बनाया गया था। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें लोगों में अपने नेशन के प्रति प्यार पैदा हो, सेंटिमेंट्स जाग जाएं।
तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो नेशनलिज्म और रोमांटिसिज्म फैला रहे थे, जैसे कि अपनी आर्ट, पोइट्री, स्टोरी और म्यूजिक से। लेकिन सिर्फ कल्चर के थ्रू ही ये नेशनल फीलिंग्स नहीं जगाई जा रही थी, इसमें लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो हुआ क्या था, इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी रशिया गोट पोलैंड, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि रशिया को कंट्रोल मिल गया था पोलैंड में। तो रशिया में लोग रशियन लैंग्वेज बोलते थे और पोलैंड में लोग पोलिश लैंग्वेज बोला करते थे। अब क्योंकि पोलैंड रशियन ऑक्यूपाइड था, तो रशिया ने पोलैंड के सभी स्कूलों में पोलिश लैंग्वेज को बंद करवा दिया था और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था हर जगह। तो 1838 में लोग रशिया के अगेंस्ट लड़ाई भी करते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहता और रशिया उन्हें दबा देता है, क्योंकि उस टाइम पे रशियन रूल बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर ये मूवमेंट तो फेल हो गई थी, लेकिन इससे ये जरूर पता चल गया था कि लोग अपनी लैंग्वेज के साथ कितने कनेक्टेड थे। तो ये एक तरीका बन सकता था लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स को जगाने का। इसी को तो रोमांटिसिज्म कहा जाता है। रोमांटिक आर्टिस्ट ने लिटरेचर को, विजुअल आर्ट्स को, म्यूजिक को यूज किया था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए एंड टू सस्टेन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1838 में पूरा यूरोप एक्सपीरियंस कर रहा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। मींस यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों के पास अब काम ही नहीं था। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, जिस वजह से वो काम ढूंढने के लिए शहरों की तरफ मूव कर रहे थे। और शहरों में भी ओवर क्राउडेडनेस होने की वजह से लोगों को स्लम्स में, मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर क्रॉप फेलियर भी हो गया था, मतलब हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हुई थी और फूड के प्राइसेस बढ़ चुके थे। लोगों के पास खाना भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए। तो 1848 एक ऐसा साल था जब फ्रांस में लोग अब सड़कों पर उतर आए थे और ये सब देख के लुइस फिलिपी डर गया था और वहां से भाग गया था। तो अब क्वेश्चन ये था कि पूरे फ्रांस को कौन रूल करेगा या कौन लीड करेगा। तो इसीलिए फ्रांस को रन करने के लिए नेशनल असेंबली बनाई जाती है और फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन जाता है। इसमें यहाँ पे सभी अडल्ट मेल्स जो कि 21 एज से अबव हैं उनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ नेशनल असेंबली ने ये अनाउंस किया था कि वो गारंटी करेंगे राइट टू वर्क, मतलब वो सबको काम दिलवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और रिवोल्ट देखने को भी मिलता है जो कि हुआ था पोलैंड सिलिसिया में। इसको बोला जाता है सिलिसिया रिवोल्ट ऑफ 1845 में। ये रिवोल्ट किया था वीवर्स ने। यहाँ पर होता क्या है कि वीवर्स को कॉन्ट्रैक्टर्स सामान और गुड्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन उनके प्राइजेस को रिड्यूस कर देते हैं। एंड एज यू नो उस टाइम पीरियड पे ऑलरेडी लोग सफर कर रहे थे, लोगों के पास काम नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो और ज्यादा एंग्री हो जाते हैं उनके प्राइजेस कम होने पे। इसीलिए उन वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। उन्होंने उनके घरों में जाके तोड़फोड़ की, उनके घरों को आग लगा दी, सब कुछ लूट कर ले आए। उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी आर्मी को भेजा और उनको मरवा दिया। तो यहाँ पर 11 वीवर्स की इस रिवोल्ट में डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, मतलब लिबरल्स अब कहाँ पीछे रह जाते हैं जब इतने सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे। तो 1848 में मिडिल क्लास लोगों ने भी, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी डिमांड्स रखना शुरू किया। उन्होंने नेशन स्टेट एस्टैब्लिश करने का सपना देखा था, इसीलिए वो डिमांड कर रहे थे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स का मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूशन, की कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, कंट्री में फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, मतलब सबको अपनी मर्जी से बोलने का, एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए। और न्यूज़पेपर और मीडिया को सरेआम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का भी फ्रीडम मिलना चाहिए। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, की लोग कहीं भी मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशंस और ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है लिबरलिस्ट डिमांड कर रहे थे। तो जर्मन रीजन में ये मिडिल क्लास लोग मिलकर बनाते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसमें 831 लोगों को चूज किया गया था एज अ मेंबर ऑफ ऑल जर्मन नेशनल असेंबली।
जिसके लिए ये इकट्ठा हुए थे 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। एक्चुअल में ये एक चर्च थी जिसका नाम था सेंट पॉल। तो ये असेंबली मेंबर्स मिलकर ड्राफ्ट करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर कमी ये रह गई थी कि इन्होंने मिडिल क्लास के अलावा पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिसंस की डिमांड्स को इग्नोर किया, जिस वजह से वो इनसे निराश हो गए और उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिस वजह से ये मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है। फिर मिडिल क्लास लोग जाते हैं प्रूशिया के राजा के पास, उनको कहने कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर काम करें, लेकिन प्रूशिया के राजा उनको मना कर देते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि वो जर्मन रीजन में रहते हैं और प्रूशिया के राजा के पास क्यों गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी पढ़ा है, जर्मनी उस टाइम पीरियड पे कोई एक कंट्री नहीं था, जर्मन रीजन्स हुआ करते थे जो कि प्रूशिया के अंडर थे, प्रूशिया के कंट्रोल में थे। इसीलिए प्रूशिया के राजा के पास वो गए थे। लेकिन प्रूशिया के राजा ने भी अच्छे से इनकी खातिरदारी की, आर्मी को भेजा, इनको मरवाया, पिटवाया और वहां से भगा दिया। तो इस तरह से ये रिवोल्ट भी दबा दिया गया। लेकिन मोनास को यहाँ पे ये बात जरूर समझ में आ गई थी कि